नमस्कार दोस्तों, अजय सर जी इस कंसेप्ट में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। हमारा क्लास जो मगध से मौर्य वंश और मौर्य वंश से संबंधित हुआ है, आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें और ये एमसीक्यू जरे निश्चित करें। यह एमसीक्यू इम्तियाज अहमद की बुक से लिया गया है और बहुत ही मजेदार। यदि आप 68 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए मित्रों। तो चले हमारे साथ अब एमसीक्यू को देखते हैं। जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन्हें हम देख रहे हैं। चलिए, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही जवाब होगा शुंग वंश का। ठीक है, शुंग वंश का। और शुंग वंश का जो शासन था 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, और इसका शासन जो शासक रहा ये 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा मित्रों। चलिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आप नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके देखें और हमारे चैनल से निश्चित जुड़ के रहें। चलिए, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम बिहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया है? ठीक है, तो पुष्यमित्र ने किया है। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार एवं बौद्धों का उत्पीड़क आक्रमण व्यवहार किया था उसके साथ। ठीक है, चलिए अब आप 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो आपके ये स्क्रीन पे है। ठीक है, 4 नंबर है पाटलिपुत्र पर यवन डेमेस्ट्रियस। ठीक है, यवन डेमेस्ट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ था? ठीक है, तो शुंग वंश का। ठीक है, याद रखेंगे यवन डेमेस्ट्रियस। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पर डेमेस्ट्रियस का आक्रमण कब हुआ? तो कब हुआ? तो ये 185 ईसा पूर्व जब पुष्यमित्र शुंग का शासन था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था? इंपोर्टेंट हो रहा है। ठीक है ना, बीपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है। तो प्रथम किसने? तो प्रथम किया था पुष्यमित्र ने ब्राह्मण राज की स्थापना। ठीक है, ब्राह्मण राज की स्थापना। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही जो आंसर है कण्व वंश की स्थापना मगध पे हुई थी। ठीक है मित्रों, मगध में सबसे पहला जो वंश था अकॉर्डिंग टू महाभारत वह बृहद्रथ वंश था। उसके बाद हर्यक वंश आया। ठीक है ना, चलिए अब 1 नंबर प्रश्न है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिर्फ इंपोर्टेंट है, सिर्फ संस्थापक से ही पूछ देता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, इस तरह से संस्थापक से 1 नंबर निश्चित रह जाते हैं। चलिए, तो वासुदेव। ठीक है, कण्व वंश का वासुदेव। ठीक है, शुंग वंश का पुष्यभूति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने समाप्त कर दी? तो आंध्र सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश को ही शीशे का सिक्का, ठीक है, शीशे का सिक्का चलाने का श्रेय है दोस्तों, सिक्का चलाने का श्रेय। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? कण्व वंश के बाद तो ये मित्र वंश, एक वंश आया था मित्र वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो बौद्ध गया से प्राप्त हुए मित्र, बौद्ध गया से हुए शुंग कला के, ये शुंग कला के नमूने प्राप्त हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? तो किसको? अश्वघोष को दिया था, अश्वघोष को दिया था कनिष्क ने। और अश्वघोष वसुमित्र, ठीक है ना। तो अश्वघोष जो लिखने का काम किए है, तो ये बुद्ध चरित बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। चलिए, और उपाध्यक्ष भी 4थी बौद्ध संगीति में रहे। ठीक है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का क्रम पूछ देता है प्रश्न सीधे सीधे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हर्यक, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। ठीक है, हर्यक, नंदवंश सबका तो ये है। चलिए अब सबके संस्थापक भी कहीं पूछ देता है, तो संस्थापक के बारे में भी आप रखें ख्याल। तो हर्यक वंश का
तो हरेक वंश का बिंबिसार, ठीक है, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, ठीक है, जो काशी का प्रांतपाल था, नंद का महापद्म नंद, ठीक है, मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग का पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, कण्व का वासुदेव, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश की राजधानी थी, ठीक है ना, सियालकोट, राजगिरी, कनौज, पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र थी, ठीक है ना। मगध था तो अधिकांश पाटलिपुत्र राजधानी बनाता था, ठीक है ना। अब देखिए कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये भी पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए अब कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो कब किया था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ठीक है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कलिंग नरेश खारवेल ने मगध पर। चलिए अब कलिंग नरेश खारवेल ने कहा कीमती उपहार प्रदान किया, ठीक है, कहाँ किया, तो अंग एवं मगध में, ठीक है। एकदम वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब शेयर करें मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, वरदान साबित होगा। हम पूरा हिस्ट्री, कम से कम बिहार हिस्ट्री का तो हम कंप्लीट करवाएंगे ही, पूरा ही करवाएंगे, ठीक है। और रेलवे एसएससी से भी मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न हमारे टेलीग्राम पे भी, और इस पे भी हम कुछ इंपोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं विगत प्रश्न में पूछे वाले, उस पर हम डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं हमारे जो रीजनिंग में एसएससी जीडी सीजीएल से जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का संकलन आपको मिलेगा, उस पर डिस्कशन मिलेगा, आप नीचे देखें। चलिए कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसने किया, कुषाण के बाद, ठीक है, तो कुषाण के बाद लिच्छवियों ने किया, ठीक है। चलिए गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र यवनों का उल्लेख है, आक्रमण का किसके समय हुआ था, तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही पुरोहित पतंजलि रहते थे, ठीक है ना। चलिए अब यह गार्गी संहिता तो उल्लेख किया पुष्यमित्र शुंग का, याद रखें। चलिए सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था, तो कनिष्क था अश्वघोष, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गुप्तकालीन बिहार के बारे में, ठीक है, तो गुप्तकालीन बिहार के बारे में चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक हुआ कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है, ये याद रखेंगे, निश्चित रूप से पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, कौन सा वर्ष था, तो ये, ठीक है, 320। चलिए अब अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, तो पाटलिपुत्र में की थी, जब ये गुप्त संवत की भी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो उसी समय किए थे, ये पाटलिपुत्र में इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे जाता है, गुप्त संगठन का श्रेय तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है ना, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान नालंदा अध्ययन के लिए आए थे, ठीक है, ये भी पूछ देता है। चलिए गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में थी, ठीक है, पाटलिपुत्र। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस शासक से इंग्लैंड के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी, तो सही जवाब होगा समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग, तो गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में। अब 10 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो कुमारगुप्त थे, ठीक है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य रहे। चलिए अब 11 नंबर बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, तो गुप्त काल में, ठीक है। चलिए चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा, इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो 3 साल, याद रखें मित्रों, पाटलिपुत्र में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान, अभी हमने चर्चा किया है, भारत पर भ्रमण करने के लिए आया था और पांडुलिपियां प्राप्त करना उसका उद्देश्य था। चलिए अब आगे, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है, तो पाटलिपुत्र से है, ठीक है ना।
तो 14 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? गुप्त काल की तो शाहाबाद से प्राप्त हुई है, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न जो है आप देखेंगे स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है 15 नंबर, बिहार में 7.5 फुट की बुद्ध देव की एक विशाल पीतल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो सही जवाब इसका है सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है मित्रों। चलिए आगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है, हमें सपोर्ट करें, और वीडियो लाएंगे तो हम निश्चित रूप से लाएंगे। चलिए अब राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु एवं नाग नागिनों की चित्र है, यह किस काल से संबंधित है? ठीक है, राजगीर में तो गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से। और एक चीज है कि मंदिर जो बनाने का कला शुरू हुआ था गुप्त काल से ही हुआ था, ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। क्या? तो तीर भुक्ति किसका नाम था पहले? तो दरभंगा का, ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट। चलिए, तो का राज्यपाल कौन था? तो गोविंद गुप्त था, और गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र जो था वो कहां था? नालंदा था, नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने जिसकी स्थापना की वो था। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, अभी हमने चर्चा किया। 22 नंबर प्रश्न है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? तो सी सही जवाब होगा फाहियान, ठीक है ना। ये कथन अब पूछ रहा है एग्जाम में, सीडीपीओ के एग्जाम में भी खूब पूछा है, तो इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, गुप्त संवत का आरंभ होता है, तो गुप्त संवत का जो आरंभ होता है वो 320 ईसा पूर्व से होता है, ईस्वी से होता है। चलिए, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भी आई है, ठीक है, और सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है ना, बहुत कॉमन है, सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, विजय किया था। चलिए आगे, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, के रचयिता हरिसेन थे, और हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी। चलिए, ये हो गया। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान शुरू किया था? एकदम इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, अब हिडन क्वेश्चन अब ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त ने सैनिक अभियान शुरू किया दक्षिण भारत में। चलिए, अब 28 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट ने विजय अभियानों की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त की चर्चा है, ठीक है, हरिसेन द्वारा लिखी गई है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो कारण है हुनों के आक्रमण, ठीक है, प्रशासन का सामंती स्वरूप भी, और कमजोर शासक, ठीक है, आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकट इसमें से नहीं था, ये सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, जो मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो ये सही जवाब है नरसिंह गुप्त के समय हुआ था, ठीक है। चलिए, अब गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो बाराहमीर थे, आर्यभट्ट थे, और ब्रह्मगुप्त थे। तो इस तरह टोटली प्रश्नों का हम देखे, गुप्त वंश तक देखे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और भी वीडियो आएगा, पूरे जोश जुनून के साथ आएगा, हमारा चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, बिल्कुल आपके लिए, ठीक है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।